वर्तमान परिस्थिति के बारे में हम लोग आग्रह कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना विचारों को साझा कर सकते हैं, लेकिन इसका नियंत्रण कहीं न कहीं हम लोगों के हाथों में नहीं है। वैश्विक युद्ध ये उचित नहीं है और इसमें जल्दी ही शांति बहाल होनी चाहिए। अगर आप 13 से देखिएगा भाजपा के सभी नेताओं के बयानों को, तो लज्जा से सर झुक जाएगी। पवन खेड़ा जैसा घटिया आदमी, वैसे कांग्रेसी लोग घटिया होते ही हैं, तो पवन खेड़ा महा घटिया है, बस इतना ही कह सकते हैं। के बाद हम लोग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके आत्मा के शांति के लिए। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न विधायकों के बीच संवाद स्थापित करना था, किंतु समय के साथ यह संगठन विकसित होकर एक वैश्विक लोकतांत्रिक मंच बन गया। आज सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन विश्व के 56 से अधिक देशों में फैले 180 से अधिक शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क है। सीपीए का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना, विधायिकाओं की क्षमता का विकास करना, मानवाधिकारों एवं समावेशी शासन को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच ज्ञान एवं अनुभव का आदान प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे व्यापक बहुपक्षीय मंच माना जाता है, जो संसदीय और लोकतंत्र के क्षेत्र में कार्यरत है। भारत का सीपीए में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। हमारे देश में सीपीए की कुल 33 शाखाएं हैं, जिसमें संसद, लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विभिन्न राज्यों के विधानसभाएं भी शामिल हैं। इस दृष्टि से भारत सीपीए के सबसे सक्रिय और सशक्त सदस्य देशों में से एक है। भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी भारत देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जनसंख्या आधारित प्रणाली भी है, विविधता में एकता का अद्वितीय उदाहरण भी है और संसदीय परंपराओं की समृद्ध विरासत भी है। और राज्य के माध्यम से विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की मजबूती भारतीय सीपीए शाखा ने निरंतर यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति है। महिला सशक्तिकरण, लघु शाखाएं एवं दिव्यांग प्रतिनिधित्व राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न विषयगत इकाइयां जैसे कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंट्रियंस CWP, स्मॉल ब्रांचेस तथा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्रियंस विथ डिसएबिलिटीज संसदीय लोकतंत्र की अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्व और प्रभावी बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंट्रियंस का उद्देश्य विश्व भर की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त करना है। CWP नियमित रूप से और कार्यशालाएं आयोजित करता है, जहां महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता, नेतृत्व क्षमता और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श होता है। सीपीए का स्मॉल ब्रांचेस उन छोटे राष्ट्रों और प्रादेशिक विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, परंतु जिनकी चुनौतियां विशिष्ट होती है। स्मॉल ब्रांचेस सम्मेलन विशेष रूप से छोटे राज्यों की प्रशासनिक क्षमता, जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण जैसे विषयों पर केंद्रित होते हैं। यह मंच छोटे क्षेत्रों को वैश्विक विमर्श में सशक्त आवाज प्रदान करता है। हमारे देश के अंदर सिक्किम इसमें शामिल है। इसी प्रकार कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्रियन विथ डिसएबिलिटीज समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। CPWD के सम्मेलन और गतिविधियों इस बात पर केंद्रित रहती है कि दिव्यांग जनों की राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए
संसदों को अधिक सुलभ एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, नीति निर्माण में उनकी आवश्यकताओं को कैसे समाहित किया जाए। झारखंड शाखा का भी भूमिका अहम है। सीपीए झारखंड शाखा ने अपने गठन के पश्चात निरंतर सक्रिय भूमिका निभाई है। इनमें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाग लेकर राज्य की पहचान को सशक्त किया। हमारा प्रयास रहा है कि विधायकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के अवसर मिले, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को स्थानीय शासन में लागू किया जाए, जनहित से जुड़े मुद्दों को वैश्विक विमर्श में स्थान मिले। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस मुझे साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68 सीपीए सम्मेलन में भाग लेने का अवसर हुआ। मैंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और हमारे साथ झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी ने भी सहभागिता निभाई। इसके पहले 67 में हम लोग घाना गए, उसमें आदरणीय सीपी बाबू भी हमारे साथ सहभागिता किए। यह हमारे राज्य के लिए गर्व का विषय है कि हमारी उपस्थिति केवल औपचारिक नहीं बल्कि सक्रिय और सार्थक रही। इस सम्मेलन के दौरान मुझे 2 अत्यंत महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लेने का अवसर मिला। एक चौगम 2026 की तैयारी सत्र, ए लुक अहेड टू चौगम 2026, चैंपियनिंग ऑफ ह्यूमन फैक्टर फ्रॉम ए जेंडर एंड एक्सेसिबिलिटी लेंस। यह सत्र हमारी आगामी चौगम 2026 के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसमें निम्न बिंदुओं पर विशेष चर्चा हुई। विकास के केंद्र में मानव कारक ह्यूमन फैक्टर को रखना, नीति निर्माण में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देना और दिव्यांग जनों और वंचित वर्गों के लिए सुगमता सुनिश्चित करना और समावेशी शासन की दिशा में ठोस कदम। इस सत्र में से यह स्पष्ट हुआ कि भविष्य का लोकतंत्र केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय गरिमा पर आधारित होगा। जेंडर इक्विटी पर सत्र, संसदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज को शामिल करना अनिवार्य है। लैंगिक संवेदनशील कानूनों का निर्माण लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। भारत इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके सभी पदाधिकारियों को, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हर साल नियमित रूप से सीपीए की बैठक हो रही है और उसमें हम सबों की सहभागिता हो रही है। मैं सिर्फ 2 बातों का जिक्र करना। पहला बात तो ये है कि इस बारे में पहले भी मैं आपसे और चर्चा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया कि जो भूतपूर्व विधायक हैं उनको असेंबली की जो कमेटियाँ हैं टूर पर जाती हैं, कमेटियों की बैठक में भी आमंत्रित किया जाए और टूर में भी उनको शामिल किया जाए। तो जितना भी आप परमिशन कर सकते हैं। दूसरा, सभी सरकारी कार्यक्रमों में चाहे उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, राष्ट्रीय कार्यक्रम कुछ हो, उसमें पूर्व विधायकों को निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाए। अगर आमंत्रित करने को नहीं किया, कम से कम सूचना तो दी जाए। तीसरा, तो जमीन वाला मामला जानते हैं, आपका कस्टडी में है। हम लोग चाहेंगे जो 2 महीना का समय सीमा माननीय मुख्यमंत्री ने निर्धारित किया है, उसके तहत जमीन का चिन्हट हो जाएगा और सीपी बाबू के जिंदा रहते हुए और हम सबों की जीवादशा के अंदर में, अरे बहुत दिन जिंदा रहेगा, हम सबों के जीवादशा के भीतर कुछ संभावना है कि टुकड़ा मिल जाए। वो भी बीमार है, हम भी बीमार है। तीसरा बात, अभी देखा इधर आते हुए कि बहुत बढ़िया बंगला सब बना है माननीय विधायकों के लिए। उसमें से 11 या 12 बंगला खाली है, क्योंकि मंत्री 11 बन जाते हैं तो
तो हम लोग को खुशी होगी अगर कोई विधायक इसको लेना पा चाहे ऑन रेंट, ऐसे उनको नहीं होगा तो उनको रेंट पर उनको दिया जा सकता है ताकि वे अपना यहाँ धन्यवाद। ये तभी सुनिश्चित किया जा सकता है। हम बिना माइक का बोल देते हैं। ये जो 11 बंगलों को रेंट पर लगा करके देने की बात की जा रही है, ये तभी संभव होगा जब ये सुनिश्चित हो जाए कि ये जो 11 मंत्री हैं वो 5 वर्षों के लिए स्थायित्व उनका होगा या नहीं होगा। सीपीए की बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। माननीय व्यक्ति का मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ। जो अभी विश्व में युद्ध चल रहा है उसको सीपीए की बैठक में घोषणा होनी चाहिए, हम और शांति कायम हो, इसके लिए प्रस्ताव होना चाहिए करने की और आवश्यकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाग लेने के उद्देश्य केवल अनुभव प्राप्त करना नहीं बल्कि उन अनुभवों को अपने राज्य और देश में लागू करना। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है डेमोक्रेसी में को अपनाया जाए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को ढाला जाए और लोकतंत्र की अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और समावेशी बनाया जाए। आगामी 69वां सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि अगले सीपीए सम्मेलन केप टाउन साउथ अफ्रीका में, जो संसदीय कार्य मंत्री हमसे पूछ रहे थे, ये आगामी होने वाला है केप टाउन साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। यह हमारे लिए एक और अवसर होगा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, वैश्विक मुद्दों पर अपनी दृष्टि प्रस्तुत करने का और सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का। भारतीय सीपीए शाखा की शक्ति भारत की सीपीए शाखा की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी व्यापकता 33 शाखाएं हमारे देश के अंदर में है। इसमें विविधता भी है, भाषा, संस्कृति, सामाजिक, लोकतांत्रिक अनुभव की गहराई। भारत न केवल सीपीए का एक सदस्य है बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी एक राष्ट्र है। हम अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से अन्य देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। हमें आगे बढ़ते हुए निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण करना होगा, तकनीकी नवाचार करना होगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से और ज्यादा पारदर्शिता और दक्षता बढ़ानी होगी, युवा सहभागिता को बढ़ाना होगा, समावेशी विकास हर वर्ग, महिला, दिव्यांग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, वंचित को समान अवसर देना होगा। मान्य सदस्यों, सीपीए जैसे मंच हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने अनुभवों को साझा करें, दूसरे से सीखें और मिलकर एक बेहतर विश्व निर्माण करें। झारखंड शाखा के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सक्रिय सहभागिता करें, अपने राज्य और देश का गौरव बढ़ाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम मिलकर सीपीए झारखंड शाखा को और अधिक प्रभावी, सक्रिय और प्रेरणादायी बनाएं। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बैठक में भाग लिया और अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील लोकतंत्र का भागीदार बनने की दिशा में आगे बढ़ें। अब माननीय दोनों सदस्यों के लिए 1 मिनट का ये दोनों विषय अलग अलग है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य का जो विषय है ये इसके साथ उसका कोई संबंध संपर्क नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि जो देश
डेमोक्रेटिक विचारधारा को मानते हुए जो देश का संचालन होता है उस देशों का एक समन्वय है और उसका संख्या करीब करीब 68 है, 68। तो इस 68 डेमोक्रेटिक कंट्री का एक संस्था है जिसको सीपीए के रूप में हम लोग जान रहे हैं और इसमें समावेशी विकास के लिए और मानव हित के विकास के लिए तमाम मुद्दों तमाम विषयों पर चर्चा होते रहता है। हर साल करीब किसी न किसी देश में इसका आहूत होता है और इस विचार को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए निरंतर प्रयास होते रहता है। यही विषय है। और वर्तमान जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस वर्तमान परिस्थिति के बारे में हम लोग आग्रह कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना विचारों को साझा कर सकते हैं, लेकिन इसका नियंत्रण कहीं न कहीं हम लोगों के हाथों में नहीं है। यही वास्तविकता है। खैर, ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए हम लोग भी आग्रह करेंगे कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा परिस्थिति उत्पन्न न हो जो मानव सभ्यता के विपरीत हो। इसके लिए आग्रह हम लोग करेंगे। देखिए, वार्षिक बैठक होती रही है। माननीय स्पीकर महोदय हम लोगों को हर साल आमंत्रित करते हैं, हम लोग भी सदस्य हैं और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और कैसे और सशक्त किया जाए इसको लेकर के यहाँ बात विचार होता है। आज भी यहाँ प्रस्ताव आया कि जो ये चल रहा है वैश्विक युद्ध, ये उचित नहीं है और इसमें जल्दी ही शांति बहाल होनी चाहिए और देशों को इस प्रकार से हावी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैम, एक सवाल और है कि 2 वर्ष में चुनाव है, पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी ट्रिपल से लेकर क्या कुछ इसमें रहेगी सर? इस बार भी जैसे पंचायत चुनाव समय पर होंगे। विभाग की मंत्री होने के नाते मैं इस बात के लिए आश्वस्त करती हूँ। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आपने ओबीसी आरक्षण को लेकर के पूछा है, तो आप जान लीजिए कि इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा में ध्यानाकर्षण भी लाने का हमने काम किया था और हमारे ध्यानाकर्षण पर पॉजिटिव आश्वासन मिला और राज्य सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र को भेज करके रखा है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करके चुनाव होंगे अगले वर्ष, ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ। हालांकि ओबीसी कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को अपना रिपोर्ट वगैरह जो सबमिट करना है, विभाग उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के पदाधिकारियों को भी मैंने निर्देशित कर दिया है कि इसके पीछे लग करके और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी कारण से एक तो पहले पंचायत चुनाव डिले ना हो और ओबीसी आरक्षण लागू होकर के ही हम लोग पंचायत चुनाव कराएंगे। और सर, ये राष्ट्रमंडल को लेकर जो आप लोग केप टाउन में नेक्स्ट बैठक होने जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सर झारखंड से छोटे जैसे राज्य के लिए विशेष स्तर पर? वैश्विक स्तर पर अक्सर, चूंकि मैं तो एक ट्राइबल समुदाय से आता हूं, तो ट्राइबल इशू एक होना चाहिए और दूसरा पर्यावरण हो और तीसरा देश से को लेकर जो संबंध है अन्य देशों से, उसको और कैसे बेहतर बनाए उस पर होना चाहिए। सर, एक सवाल ये सतीश ने कहा कि पवन खेड़ा का बयान बहुत ही घटिया है, तथ्यहीन है। कांग्रेस हमेशा बेसलेस बातें बोलते रहती है। आसाम चुनाव में जो हिमंता में 3 पासपोर्ट को लेकर जो लगातार मामला अभी गर्म है, अगर आप 13 से देखिएगा भाजपा के सभी नेताओं के बयानों को, तो लज्जा से सर झुक जाएगी। आप देख लीजिए क्या क्या किनको क्या बोला। देश को जिस तरह से भाजपा के लोगों ने देश का सर झुकाया है अपने गलत बयानी से, निंदित बयानों से, उसको भाजपा को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। वे दूसरों की छोटी सी चीजों को उंगली उठाते हैं और अपनी बड़ी चीजों को वे नजरअंदाज करते हैं। बस मेरा भाजपा से यही सुझाव है। बैठक हुई अभी, क्या कुछ प्रमुख बातें रहेंगी जो विदेश में चाहे यूनिवर्सल लेवल पर उठाए जाएंगे? देखिए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ शिपीए की प्रत्येक वर्ष बैठक होती है और उस बैठक में पिछले जो
संसदीय संघ की जो बैठक हुई है उसमें स्पीकर जाते हैं और प्रतिनिधि जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और फिर आगे कार्यकारिणी समिति का भी गठन होता है 11 सदस्यीय, तो उस कार्यकारिणी समिति का गठन के लिए अधिकार माननीय स्पीकर महोदय को दिया गया है और लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। इस बार केप टाउन, साउथ अफ्रीका में केप टाउन में होने जा रहा है, तो उसके बारे में माननीय स्पीकर महोदय ने जानकारी दिया है। कुल मिलाकर इस बैठक में पूर्व के कार्यक्रमों की जानकारी और भविष्य में बैठक होगी उसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को दी जाए। सर पूरा शिफ्ट, सर झारखंड भी शिफ्ट आसाम हो गया है, लगातार हॉट सीट बना हुआ है। चुनाव है, होना ही चाहिए, होने बयान भी दीजिए। आ रहे हैं सर लगातार, जिस तरह पवन खेड़ा ने कहा है। अब पवन खेड़ा किस, अब उसका मुंह से गलत शब्द निकल रहा था, मैं रोक लिया। पवन खेड़ा जैसा घटिया आदमी, वैसे कांग्रेसी लोग घटिया होते ही हैं, तो पवन खेड़ा महा घटिया है, बस इतना ही कह सकते। एक सर मैटिज का एक रिपोर्ट आया है कल, जो ओपिनियन पोल जो चुनाव को लेके आपकी सरकार फिर बीजेपी की वहां प्रचंड बहुमत के साथ स्थापित हो रही है। देखिए, देश की जनता की इच्छा है कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। असम में हेमंता विश्वा शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और राष्ट्र हित में हो रहा है, राज्य हित में हो रहा है, तो स्वाभाविक है जनता पसंद करेगी। और कांग्रेस तो अपने जन्म काल से ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और आज भी देखते होंगे कि राहुल गांधी और नकली पप्पू किस प्रकार से देश विरोधी हरकतें करते रहते हैं। देश के अंदर तो बोलते ही हैं, विदेशों में भी जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक रूप से सर्वनाश सुनिश्चित है। सर मुख्यमंत्री भी वहां गए हैं अपनी पार्टी की तरफ से, वहां 20 से 21 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो केंद्र बिंदु है जेएमएम का सिर्फ चाय बगान का है। देखिए, अब मान लिए चाय बगान में झारखंड से कभी गए होंगे, आज से 100 साल 200 साल पहले, जो आदिवासी समाज के लोग हैं तो भारी संख्या में है। तो केंद्र बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी क्षेत्र को बनाया है और लोकतंत्र में तो सबको चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं, भगवान करे कि इनका आए, सीट आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक भी सीट जेएमएम वहाँ से चुनाव जीतेगी।